हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंपीरियल एग्रो क्लासेस में सुनील एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2024 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, यानी कि कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2023 की परीक्षा तिथि अब आ चुकी है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 12th क्लास की जो एग्रीकल्चर की बुक है उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा वैसे क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज एग्जाम में उठकर आते हैं। पीछे के जितने भी पेपर हुए हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के, उन पेपर्स को आप उससे टैली करके देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, एग्रोनॉमी किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे इजी है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपने ओल्ड पेपर पढ़े हैं तो आपको आज पता चलेगा कि ये क्वेश्चन वाकई एग्जाम में आए हुए हैं, बिल्कुल एज इट इज। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, एग्रोनॉमी किस भाषा के शब्दों से बना है। तो यहाँ पर पता है जिन वर्ड्स के पीछे नोमी आता है वो सारे एग्रोनॉमी यानी कि ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए है आपका पैतृक पदार्थ, बी है आपका जलाक्रांति, सी है मृदा पीएच और डी है मृदा जुताई का ढंग। आप लाइव चैट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की हम बात करते हैं, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला उसका प्राकृतिक कारक होगा पैतृक पदार्थ यानी कि पेरेंट मटीरियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। ऊपर पूछा गया था मृदा उर्वरता को, अब यहाँ पर पूछा गया है मृदा उत्पादकता को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है मृदा उर्वरता, बी है मृदा की भौतिक दशा, सी है मृदा की स्थिति और डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर अगर राइट आंसर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि मृदा उर्वरता, मृदा की भौतिक दशा और मृदा की स्थिति तीनों ही मृदा उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। अब आएगा थोड़ा सा मुश्किल सवाल जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा वृक्ष राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है जो वायु क्षरण को रोकने में सहायक है। ए है आपका खेजड़ी, बी है आपका सेवण घास, सी है आपका अंजन घास और डी है आपका न्यूनटस। यहाँ पर आपको कमेंट करके जवाब देना है। देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो राजस्थान जीके भी पढ़ रहे हैं, तो वो इसका जवाब देते हैं सेवण घास, लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है वृक्ष, और वृक्ष का राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ी। खेजड़ी का ध्यान रखना, खेजड़ी को अपन वैज्ञानिक भाषा में प्रोसपिस सिनेरेरिया के नाम से जानते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, पीछे एग्जाम में पूछा भी गया है, प्रोसपिस सिनेरेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, जिसकी बात करते हैं, आधार बीज का स्रोत क्या है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो आधार बीज है वो किससे प्राप्त होता है। ए है आपका केंद्रक बीज या मूल केंद्रक बीज, बी है आपका प्रजनक बीज, सी है प्रमाणित बीज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है आधार बीज किससे प्राप्त होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो प्रजनक बीज है जब उसको उगाते हैं तो उसके बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन या जो अगली पीढ़ी आती है वो आपकी आधार बीज की आती है, और आधार बीज के बाद में सबसे अंतिम में प्रमाणित बीज आता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, प्रमाणित बीज पर किस प्रकार का टैग लगा होता है, जो कि आपको पता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में बहुत बार पीछे पूछा जा चुका है। ए है पीले रंग का, बी है सफ़ेद रंग का, सी है नीले रंग का और डी है काले रंग का। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, प्रमाणित बीज पर नीले रंग का टैग लगा होता है और ये किसानों को वितरित किया जाता है। ये बीज किसानों को वितरित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर आ गया है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर इस प्रश्न को पूछा गया था। ए है आपका हॉवर्ड ने, बी है आपका फॉर्सन ने, सी है नॉर्थबॉर्न ने और डी है आपका वेलफोर ने। यहाँ पर राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, नॉर्थबॉर्न ने। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जैविक खेती में उपयोग लिया जाता है। ए है जीवांश खाद, बी है रासायनिक उर्वरक, सी है शाकनाशी और डी है कीटनाशी। कमेंट करना है आपको कि जैविक खेती जो है उसमें किसका उपयोग किया जाता है। तो जैविक खेती की बात करते हैं तो उसमें जीवांश खाद का यानी कि आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात करते हैं, गोबर की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर आप पुराने पेपर आपने सॉल्व किए हैं और आपने 2017 या 2016 का पेपर देखा है तो उसमें आपको पता होगा कि गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा पूछी गई है। वो सवाल जो है वो यहीं से उठकर आया है। तो यहाँ पर बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए तो है 0.5, ऑप्शन नंबर बी है 0.75, सी है 0.25 और डी है आपका 1.0। तो यहाँ पर गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा अगर आपसे पूछें तो 0.5 हो जाएगा। देखिए इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, 0.5 फिर हो जाएगा आपका 0.25 और फिर वापस हो जाएगा आपका 0.5 और ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, ये फास्फोरस और ये पोटेशियम। आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, हरी खाद के लिए ढेंचे की प्रति हेक्टर बीज दर कितनी रखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मक्खनिया लस्सी वाला प्रश्न है और आपके काम आ सकता है। ए है आपका 60 से 80 किलोग्राम, बी है आपका 40 से 50 किलोग्राम, सी है 90 से 100 किलोग्राम और डी है आपका 100 से 120 किलोग्राम। अगर आपके इसका आंसर आपको आ रहे हैं तो आप कमेंट भी करते जाइए। मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट एग्रोनॉमी 12th क्लास के कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और 2 पार्ट में मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। ये पार्ट फर्स्ट रहेगा जिसमें 50% और पार्ट सेकेंड और बनाऊंगा। कमेंट जरूर करना अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो। अब बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो हरी खाद के लिए 60 से 80 किलोग्राम, ध्यान रखना हरी खाद के लिए 60 से 80 किलोग्राम ढेंचे का इस्तेमाल किया जाता है, बीज का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जीवांश खाद से मृदा की कौन सी अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। ए है जैविक मृदा, बी है रासायनिक, सी है भौतिक और डी है उपरोक्त सभी। जवाब देना है यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर, भारत में कितने प्रतिशत मृदाओं में जस्ते की कमी है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 के पेपर में पूछा गया है। ए है आपका 47%, बी है 12%, सी है 64% और डी है 58%। यहाँ पर राइट आंसर की अगर अपन बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 47%। ऑप्शन ए 47% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर पूछा है कि चने के बीज को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित करते हैं। अब यहाँ पर ये जैव उर्वरक पूछ रहा है, तो ए है आपका राइजोबियम, बी है आपका एजेटोबैक्टर, सी है एजोला और डी है एजोस्पिरिलम। तो चने के बीज को किससे उपचारित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइजोबियम कल्चर से इसको उपचारित किया जाता है। ये एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है जिसमें पूछा है अजोला का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं। अजोला का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं। ए है गेहूं, बी है जौ, सी है मक्का और डी है धान। आपको पता है एजोला जो है वो एक प्रकार का जलीय फर्न है। ये सवाल भी पूछा गया है कि एजोला क्या है, तो एजोला एक प्रकार का जलीय फर्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। जिन बच्चों ने द जवाब दिया है धान, बिल्कुल सबका सही है। फिर अगला सवाल देखिए क्या है जो सुपरवाइजर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बायोडायनोमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था। ए है रोडोल्फ फैमिली, बी है आपका डॉक्टर रोडोल्फ स्टेनर, सी है आपका हंस मुलर और डी है लेडी और वेलफोर। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करूँ तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर रूडोल्फ स्टेनर ने। अगला सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें यहाँ पर पूछा गया है चंद्र दक्षिणायन अवस्था में कौन सी फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके काम आ सकता है। ए है आपका फूल, बी है चारा, सी है अनाज और डी है कंद। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं और जिन बच्चों ने डी जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है, और ये प्रश्न जो है वो बहुत कम बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है जैविक नियंत्रण हेतु कौन सा इसमें परभक्षी कीट है। ए है आपका क्राइसोपिट्स, बी है आपका ट्राइकोग्रामा, सी है आपका ट्राइकोडर्मा और डी है आपका एनपीवी। जिन स्टूडेंट ने ए जवाब दिया है क्राइसोपिट्स, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि जो एपिकॉर्निया है उसका उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है। रोगों से और कीटों से फसलों को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। गेहूं, मक्का, धान और गन्ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गन्ना। ठीक है, गन्ने में ध्यान रखना, गन्ने में गुणसूत्र संख्या 2n नंबर बराबर 80 होती है। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछा गया है प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। इस प्रकार के सवाल जिनको बच्चे पढ़ते नहीं हैं वैसे ही सवाल बेटा वहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर ए है नई दिल्ली, बी है रियो डी जेनेरियो, सी है स्टॉकहोम और डी है वॉशिंगटन डीसी। तो यहाँ पर राइट आंसर से, जिन बच्चों ने से जवाब दिया है स्टॉकहोम, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानक टिकाऊ खेती यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग की निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। ए है पर्यावरण, बी है सूचना प्रबंधन, सी है आनुवंशिक विविधता और डी है ऊर्जा प्रबंधन। आपको जवाब देना है क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ऊर्जा प्रबंधन राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट यहाँ पर डे जवाब देते हैं बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा चैप्टर है और इसका फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्षेत्र क्षमता पर जल की उपलब्धता होती है। ए है 100%, बी है 50%,
सी है 0% और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100%। क्षेत्र क्षमता यानी कि फील्ड कैपेसिटी पर 100% जल उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गेहूं में सिंचाई की सबसे मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी है? ये सवाल जेट एग्जाम में और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में बहुत बार पूछा गया है। ए है फूल आते समय, बी है शीर्ष जड़ जमने पर, सी है दूधिया अवस्था पर और डी है दाना पकते समय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शीर्ष जड़ जमने पर। यह अवस्था बेटा ध्यान रखना 21 दिन पर आती है। इसको CRI स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, बहुत बार रिपीट होता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 3रा नंबर पूछा गया है, जिसमें यहाँ पर पूछा है व्यवहारिक दृष्टि से किस विधि से सिंचाई निर्धारण सबसे सरल है? ये बहुत ही टफ प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपकी सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा जा सकता है। वापस से रिपीट कर देता हूँ, व्यवहारिक दृष्टि से किस विधि से सिंचाई निर्धारण सबसे सरल है? ए है पत्तियों का तापमान मापकर, बी है फसलों की क्रांतिक अवस्था के आधार पर, सी है पत्तियों में जल विभव के आधार पर और डी है मृदा नमी मापकर। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन स्टूडेंट ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि फसलों की क्रांतिक अवस्था पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, सिंचाई की सबसे कम दक्ष विधि कौन सी? कम दक्ष का मतलब यहाँ पर यह है जिसमें पानी का नुकसान ज़्यादा होता है वो कम दक्ष होती है, जिसमें पानी का नुकसान कम होता है वो ज़्यादा दक्ष होती है। तो यहाँ पर ए है चौकबार द्रोणी, बी है आपका बौछारी विधि, सी है बूंद बूंद विधि और डी है अनियंत्रित प्लावन विधि, या इसको फ्लड मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो स्टूडेंट देते हैं डी जवाब, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें खेत के एक छोर पर खेत का मुंह खोल दिया जाता है और उसमें बाढ़ की तरह पूरे पानी को फैला दिया जाता है, जिसमें पानी का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, किस सिंचाई विधि का विकास इजराइल में हुआ है? ए है बूंद बूंद, बी है बौछारी, सी है कुंड सिंचाई और डी है आपका बॉर्डर पट्टी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस विधि का हुआ है? बिल्कुल जो स्टूडेंट यहाँ पर जवाब देते हैं बूंद बूंद विधि, उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दिया है, जिसमें दिया गया है निम्न में से किस सिंचाई विधि में रास्ते में जल का हार्स नहीं होता है? ए है बौछारी विधि, बी है बॉर्डर पट्टी विधि, सी है चौकीबार द्रोणी विधि और डी है कुंड विधि। तो यहाँ पर रास्ते में जल का हार्स नहीं हो रहा, मतलब बौछार विधि से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हम क्या करते हैं, फव्वारा विधि का इस्तेमाल करते हैं और बौछार के रूप में फसलों में सिंचाई करते हैं। प्रश्न दे रखा है, यह सिंचाई विधि अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब इसमें ऐसा मेथड आएगा जिसमें हम कम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो ए है बॉर्डर पट्टी, बी है चौकदार द्रोणी विधि, सी है कुंड विधि और डी है बौछारी विधि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बौछारी विधि। जो अब हमारा अगला चैप्टर आ गया है खरपतवार, और इसका सबसे पहला प्रश्न जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सरसों के तेल में किस खरपतवार की मिलावट के कारण ड्रॉप्सी बीमारी हो जाती है? ए है अमरबेल, बी है मोथा, सी है प्याजी और डी है सत्यानाशी। तो सत्यानाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट लिखते हैं ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, जो स्टूडेंट अगर कमेंट करके बता सकते हैं कि सत्यानाशी का वैज्ञानिक नाम क्या है तो कमेंट प्लीज करिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, निम्न में से किस शाकनाशी का उद्भव सर्वप्रथम हुआ? यानी कि कौन सा शाकनाशी सबसे पहले बनाया गया था? 2,4-D, एट्राजीन, आइसोप्रोट्यूरान या पेंडीमेथिलीन? बताइए, ए, बी, सी या डी। तो यहाँ राइट आंसर की बात करते हैं। जो स्टूडेंट यहाँ पर इसका जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले 2,4-D को बनाया गया था। नंबर 3, जिसमें दिया है निम्न में से किस खरपतवार का प्रजनन वानस्पतिक विधि द्वारा होता है? बथुआ, लहसुन, मोथा या कासनी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा साइप्रस रोटेंडस, यानी कि मोथा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर चौथा दिया है, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा जैव अभिकर्ता गाजर घास नियंत्रण में काम में आता है? यानी कि कौन सा बायो एजेंट गाजर घास के नियंत्रण में काम में लिया जाता है? ए है जाइगोग्रामा बाइकलराटा, बी है आपका निकोटियाना ब्रूची, सी है एक्सिलस हाइग्रोफ्लाया, अगला है आपका क्राइटोफेगस सोल्विनी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट यहाँ पर ए जवाब देते हैं बिल्कुल सबका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, निम्न में से कौन सा शाकनाशी सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयुक्त किया जाता है? ए है एट्राजीन, बी है आइसोप्रोट्यूरान, सी है सल्फा सल्फ्यूरोन और डी है इमेजाथाइपर। तो यहाँ पर कमेंट करके जवाब देना है। बिल्कुल जो स्टूडेंट जवाब देते हैं यहाँ पर डी, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। इमेजाथाइपर का उपयोग सोयाबीन में किया जाता है। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान है चीन, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सोया चीन। यहाँ पर दिया गया है, जिसमें दिया है कौन सा खरपतवार द्विबीजपत्री है? कमेंट करके आपको जवाब देना है, कौन सा खरपतवार द्विबीजपत्री है? फेलेरिस माइनर, एविना फटवा, साइप्रस रोटेंडस या एमरेंथस विर्डिस?
जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर जवाब दिया है एमरेंथल विरिडिस, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया है, चैप्टर शुष्क कृषि। इसमें सबसे पहला सवाल पूछा गया है, हमारे देश में कुल कृषि का कितना प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आधारित है? ए है आपका 48%, बी है 58%, सी है 40% और डी है 60%। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 58%। अगला सवाल देखिए, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक फसल कौन सी है? ए है गेहूं, बी है उड़द, सी है मक्का और डी है गन्ना। तो आपको पता है कि जो उड़द है वो एक दलहनी फसल है और दलहनी फसल ही क्या करती है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। अगला सवाल देखिए क्या है, भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य बताना है आपको। ए है मृदा की भौतिक दशा का सुधार करना, बी है मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाना, सी है मिट्टी की जल अवशेषों को बढ़ाना और सी है आपका खेत में वायु संचार को बढ़ाना। तो भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, मृदा की भौतिक दशा सुधार करना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भू परिष्करण के पिता हैं उसको अपन बोलते हैं जेथरो टुल। ये सवाल भी आपके आ सकता है, भू परिष्करण के पिता जेथरो टुल, और जेथरो टुल ने ही वीड शब्द दिया था। ठीक है, बीड नहीं है, वीड शब्द, खरपतवार शब्द किसने दिया था? जेथरो टुल ने दिया था। और खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है सामान्यतः या प्राथमिक भू परिष्करण किया जाता है, कब किया जाता है? टाइम पूछ रहा है। ए है आपका बीज बुआई से पहले, बी है आपका बीज अंकुरण के बाद, सी है उपयुक्त नमी होने पर और डी है कटाई के पश्चात। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीज बुआई से पहले जितनी भी प्रक्रियाएं हम करते हैं मिट्टी में फसल उगाने के लिए, वो सभी क्या कहलाती हैं? प्राथमिक भू परिष्करण कहलाती है। गन्ने के खेत के चारों तरफ सनई की फसल को पंक्तियों में बोना क्या कहलाता है? ए है मिश्रित फसल, बी है रक्षक फसल, सी है सहचर फसल और डी है सहायक फसल। तो यहाँ राइट आंसर की बात करते हैं, गन्ने के चारों ओर जब सनई को उगाते हैं तो इसको हम रक्षक फसल के रूप में जानते हैं। चलिए अब इस पार्ट में हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन है यानी कि फसल उत्पादन, उसके सभी प्रश्न मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा जो आपके 12th बोर्ड में भी आ सकते हैं और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका पहला प्रश्न दिया गया है, सीधी बुआई हेतु धान की उपयुक्त किस्म आपको बतानी है। सीधी बुआई हेतु धान की उपयुक्त किस्म कौन सी होगी? रत्ना, बाला, BK79 या जया। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बाला। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट मक्का का उत्पत्ति स्थान बताना है आपको। भारत, मैक्सिको, जापान या चीन। चीन का मैं बता चुका हूं आपको, चीन का क्या हो जाएगा? सोयाबीन हो जाएगा। तो यहां इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको। मैक्सिको ध्यान रखना, पपीता का भी उत्पत्ति स्थान है। अगला सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, चेपा गोंदिया रोग से बचने हेतु बाजरे के बीज को उपचारित किया जाता है। थोरियम सल्फेट से, नमक के 20% घोल से, मेनकोजेब के 2% घोल से या उपरोक्त सभी। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, बिल्कुल बी, नमक के 20% घोल से इसको उपचारित किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दे रखा है 4, गेहूं की किस्म आपको बतानी है। जया, राज 3077, CSH5 और राज किरण। जबकि आपको पता है कि जिसमें राज आता है राज 3077, राज 1972, राज 1987, राज की जितनी भी वेराइटीज होती हैं वो गेहूं की होती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 3077, जबकि राज किरण जो है वो जौ की उन्नत किस्म है। अगला सवाल है, अरहर की शुद्ध फसल के लिए प्रति हेक्टर बीज दर बतानी है आपको। 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम या आगे ऑप्शन अगर बात करते हैं अपन 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम के बाद में, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपके। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ तो ऑप्शन दे रखा है 20 किलोग्राम और 25 किलोग्राम। जबकि अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूँ तो इसका जो राइट आंसर है वो 15 किलोग्राम ही होगा। ठीक है, 15 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर दिया है, बायो 902 किस्म का दूसरा नाम क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बायो 902 जो है किस्म है वो सरसों की किस्म है और उसका जो दूसरा नाम है वो हो जाएगा पूसा जय किसान। अगला सवाल देखिए, रिचके में अमरबेल नियंत्रण हेतु कौन सा शाकनाशी प्रयोग करते हैं? बहुत ही बेटा 10 करोड़ रुपए का ये सवाल है और आपके आएगा जरूर ये। ठीक है, ए है 2,4-D, बी है पेंडीमेथिलीन, सी है पैराक्वाट और डी है आपका एट्राजीन। तो कमेंट करिए अगर आपको आता है तो, वरना मैं बता देता हूं इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंडीमेथिलीन। रिचके में अमरबेल, रिचके में कौन सा खरपतवार लगता है? अमरबेल, जो कि एक परजीवी खरपतवार है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, गन्ने की बुआई हेतु तने का कौन सा भाग बीज के रूप में काम में लेते हैं? ऊपरी 1/3, नीचे का 1/3, मध्य भाग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी 1/3। जो स्टूडेंट ए जवाब देते हैं बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा बेटा। अगला सवाल देखिए क्या है,
क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें यहाँ पर आता है निम्न में से आलू की सुषुप्त अवस्था दूर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। मैं आपको कहता हूं कि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पुराना पेपर उठा के देखिए, उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज आया है और ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए हैं, यूरिया, थायोयूरिया, एग्लोल और एरिटॉन। तो यहाँ पर सुषुप्त अवस्था आलू की थायोयूरिया से उपचारित करते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 का पेपर आप मेरे कहने से एक बार जरूर देखना, आपको विश्वास हो जाएगा कि बिल्कुल जो 12th एग्रीकल्चर की बुक है और उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो बिल्कुल एज इट इज उठ के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में आते हैं और हम उलझे हुए रहते हैं दूसरे नोट्स में, कोचिंगों के नोट्स में और दूसरे गाइड में और किताबों में, जबकि सवाल इन्हीं में से पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दे रखा है हरी खाद के लिए सनई की बीज दर आपको बतानी है और यह प्रश्न आपके जेट एग्जाम 2000 अभी जो 23 का हुआ है उसके अंदर एज इट इज पूछा गया था। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हरी खाद के लिए सनई की बीज दर, तो यहाँ राइट आंसर की बात करते हैं 90 से 100 किलोग्राम। जो स्टूडेंट देते हैं 90 से 100 किलोग्राम, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। हरी खाद को किस अवस्था पर फसल को दबाया जाता है? पुष्पन अवस्था पर, ध्यान रखना। अगला सवाल है यहाँ पर जीरे में जीरी खरपतवार के नियंत्रण हेतु क्या काम में लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। एट्राजीन, सीमाजीन, डाइक्वेट और फ्लूक्लोरेलिन। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा फ्लूक्लोरेलिन। ठीक है। अगला सवाल है निम्न में से मेथी की किस्म कौन सी है? कमेंट करके आपको जवाब देना है मेथी की कौन सी किस्म है। RCR 20, RMT 143, RF 101 और RF 125। तो यहां इसका राइट आंसर हो जाएगा RMT 143। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल यहां पर दे रखा क्वेश्चन नंबर 13, मूंगफली में प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है? कमेंट करके आपको जवाब देना है 10, 15, 20 या 27। 13 की अगर बात करते हैं तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 27%। ठीक है। और इसके अंदर तेल की बात करते हैं तो लगभग 48 से 52% इसके अंदर तेल पाया जाता है, जो सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल दे रखा है यहाँ पर प्रताप किसकी किस्म है? जवाब देना है प्रताप या C50 किसकी किस्म है? मूंगफली की, तिल की, मूंग की या धान की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, प्रताप की बात करते हैं तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा तिल। जो स्टूडेंट यहाँ पर भी तिल जवाब देते हैं बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का यहाँ पर आगे बात करते हैं, बरसिम के बीजों में कौन से खरपतवार के बीज पाए जाते हैं? बड़ा ही अच्छा और मखनिया लस्सी वाला प्रश्न है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिरणखुरी, कासनी, बथुआ या अमरबेल? तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो स्टूडेंट बी जवाब देते हैं कासनी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये 12th एग्रीकल्चर के जो क्रॉप प्रोडक्शन के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपको अच्छे लगे होंगे। ये आपके 12th एग्रीकल्चर 12th बोर्ड एग्जाम में भी आपके काम आएंगे और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में भी काम आएंगे। मैं बिल्कुल 12th एग्रीकल्चर, 11th एग्रीकल्चर सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका सुपरफास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ 12th एग्रीकल्चर बोर्ड एग्जाम के लिए और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम के लिए। तो वो आप प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, वहां जाके आप देख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।